गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राजेश बड़ारिया, आपका दोस्त। एक बार फिर से कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं सेट यूजीसी नेट 2023 एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स और आज हमारा 13वां दिन है। कौन सा दिन है? 13th डे ऑफ क्रैश कोर्स। और आज हम होपफुली हमने एक तो कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म कर दी है और आज हम DBMS एंड करने वाले हैं। ओके, तो इसके बाद आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है वो आप बता दीजिएगा। तो मैं आप जो भी ऑप्शंस आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट कल से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ट्रांजेक्शन्स। देखिए ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिक यूनिट ऑफ वर्क। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जो भी हम कार्य करेंगे कंप्यूटर के अंदर या ड्यूरिंग, जैसे ATM से हमने पैसे निकाले तो उन सबको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। ओके, तो मान लीजिए ये आपको एक एग्जांपल दिया, उसके अंदर क्या बता रखा है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए A और ये है B। A का अकाउंट है और B का अकाउंट है, ठीक है। तो A के अकाउंट में क्या हुआ? A के पास पहले कितने थे? 200 रुपये थे। क्या थे? मान लीजिए 200 रुपये। वहाँ पे इस क्या हो गया? A इक्वल टू A-100 एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और फिर क्या हो गया? उसके अंदर बैलेंस कितना रह गया? A के अंदर अब 100 ऑपरेशन रह गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ट्रांजेक्शन T2। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल। इस R का मतलब क्या है? रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना। उस W का मतलब क्या है? राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना। सुनते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, है ना। फिर ट्रांजेक्शन T1 के बाद ट्रांजेक्शन T2 चालू हुआ। देखिए यहाँ पे ये टाइमलाइन है ना, क्या है ये? टाइमलाइन। तो रीड B, इसने क्या किया? डेटाबेस के अंदर से B का डेटा रीड किया अकाउंट का। उसके अकाउंट में 500 रुपये थे। B इक्वल टू B प्लस 50, 50 रुपये उसने ऐड कर दिए और राइट 50, मतलब यहाँ पे वापस पैसे कितने लिख लिए? 550। यहाँ पे कितने हो गए इसके पास? 100 रुपीज़। तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, अभी सीरियली हुआ। जैसे पहले T1 ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद आपका T2 ट्रांजेक्शन हुआ। अगर और कोई ट्रांजेक्शन होता तो इसके बाद होता T3 ट्रांजेक्शन। इस तरह के ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सीरियल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? सीरियल ट्रांजेक्शन। तो आइए अब हम क्या ट्रांजेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। सारा कंटेंट मैं वही लेके आया हूँ इसके अंदर, तो कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? एसिड प्रॉपर्टीज। ए का मतलब एटोमिसिटी, सी का मतलब करेक्टनेस, आई का मतलब आइसोलेशन, डी का मतलब ड्यूरेबिलिटी। ओके, ए का मतलब एटोमिसिटी, सी का मतलब कंसिस्टेंसी होगा, है ना यहाँ पे। सी का मतलब कंसिस्टेंसी और आपके क्या हो गया? आई का मतलब आइसोलेशन और डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ड्यूरेबिलिटी। क्या हो गया यहाँ पे? ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो ये क्या आ गया है बीच के अंदर? अब एटोमिसिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे कंसिस्टेंसी कर दीजिए, कंसिस्टेंसी है ना, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई। ओके, एटोमिसिटी का मतलब ये है कि या तो ट्रांजेक्शन पूरा होगा या ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मतलब या तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे या वापस क्या हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा। और ये हैंडल कौन करता है? ट्रांजेक्शन मैनेजर। कौन करता है? ट्रांजेक्शन मैनेजर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एटोमिसिटी कौन हैंडल करता है? ट्रांजेक्शन मैनेजर। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा? जो आपके ट्रांजेक्शन हुए वो करेक्ट होने चाहिए। मतलब बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन कंप्लीट। ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने से पहले और ट्रांजेक्शन होने के बाद जो आपकी जो स्टेज थी डेटाबेस के अंदर वो क्या रहनी चाहिए? मेंटेन रहनी चाहिए। ये चीज़ कौन हैंडल करेगा? प्रोग्रामर। कौन करेगा? प्रोग्रामर। आइसोलेशन, देखिए एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन के बारे में पता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अभी हमने देखा था यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन लिए हमने यहाँ पे, T1 और T2। T1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो T2 को पता नहीं था, फिर T2 एग्जीक्यूट हुआ तो T1 को पता नहीं है। ओके, तो दोनों का आपस के अंदर मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए डेटा। ओके, फिर देखिए ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है सर? ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी खाते में ट्रांसफ़र किए 1000 रुपये और उसके खाते में पहले थे 100 रुपये, तो फिर बाद में कितने रुपए हो गए? 1100 रुपये। तो अब वो बोले 1 महीने बाद देखे, 1 साल बाद देखे, उस बी वाले खाते के अंदर 1100 रुपये तो दिखने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आपने ट्रांजेक्शन किया उसके 1 घंटे बाद वापस उसके खाते में 100 रुपये हो गए, जबकि कोई भी उन्होंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया।
तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी, लंबी अवधि तक समय तक रहना चाहिए जब तक फर्दर उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो जाए। ओके, चलिए, तो एसिड प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी कौन हैंडल करता है, ट्रांजिशन मैनेजर, और कंसिस्टेंसी प्रोग्रामर। आइसोलेशन कौन करता है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, ध्यान रखना, आइसोलेशन कौन करता है, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, और ड्यूरेबिलिटी रिकवरी मैनेजर। नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स कौन कौन सी है सर, तो इसकी एक्टिव स्टेट है, पार्शियली कमिटेड स्टेट है और कमिटेड। एक्टिव हुआ ट्रांजेक्शन या तो पार्शियली कमिट हो जाएगा, पार्शियली कमिट के बाद कमिट हो जाएगा, या पार्शियली कमिट से कहाँ जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, और फेल्ड के बाद क्या हो जाएगा, वो अबॉर्ट हो जाएगा। ये स्टेट से ट्रांजेक्शन की ध्यान रखना आपको, 1 2 3 4 5। ओके, चलिए अब हम आते हैं शेड्यूलिंग के ऊपर। सर शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, शेड्यूलिंग का मतलब सीधा सा ये कि एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना। मैंने बताया था ना अभी ऊपर, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। और शेड्यूलिंग का नाम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी सुन रखा होगा, वहाँ फर्दर जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट शायद सब्जेक्ट वही होने वाली, तो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ना। एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन टुगेदर, एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करना। तो फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल का मतलब अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था ना, सबसे पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, फिर T2 होगा और T3 होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होंगे। इससे क्या होगा, डेटा जो हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, पर इससे प्रॉब्लम क्या होगी, वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। भाई जब तक T1 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक T2 नहीं होगा, जब तक T2 नहीं होगा जब तक T3 नहीं होगा। मान लिया इसको एग्जीक्यूट होने में आपके 10 सेकेंड लग रहे हैं और इसको 100 सेकेंड लग रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट होने में 1 सेकेंड और इसको एग्जीक्यूट होने में 1 सेकेंड, तो देख लियो T2 को कम से कम 99 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा। रेस्पॉन्स टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई रेस्पॉन्स जल्दी नहीं मिल रहा है ना T2 को, नहीं T3 को। थ्रूपुट भी कम हो जाएगा, जिस समय के अंदर मल्टीपल आपके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए थे उस समय आपके कम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ आपकी शेड्यूलिंग क्या है, पैरेलल या कंकरेंट शेड्यूलिंग। सर इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर क्या होगा, अब क्या कर दिया, टाइम को हमने डिवाइड कर दिया कि T1 कुछ समय के लिए चलेगा ट्रांजेक्शन, T2 कुछ समय के लिए चलेगा और T3 कुछ समय के लिए चलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल या कंकरेंट शेड्यूलिंग। इससे क्या हुआ, वेटिंग टाइम कम हो गया, इन तीनों में से किसी को भी वेट नहीं करना पड़ रहा है, बारी बारी नंबर आ रहा है। रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया, थ्रूपुट इसका बढ़ गया, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन इसका बढ़ गया। डिसएडवांटेजेस क्या है, डेटाबेस में भी इनकंसिस्टेंट। हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आप एक समय के अंदर मान लीजिए आपका डेटाबेस है और यहाँ पे आप पैरेलली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो, T1 T2 T3, ओके, तो हो सकता है डेटाबेस या इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर आ जाए। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम देखेंगे कि जो हम कंकरेंट ट्रांजेक्शन करेंगे उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कंकरेंट ट्रांजेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंकरेंट ट्रांजेक्शंस। तो ये सारी आप याद कर लीजिए, एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कई बार तो क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या आया हुआ देखिए, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को और क्या बोलते हैं, राइट कॉन्फ्लिक्ट, लर्न इट। समझाने का तो टाइम है नहीं ताकि आपको याद हो जाए, तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को बोलते हैं राइट कॉन्फ्लिक्ट। डर्टी रीड प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम या नॉन रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम किसे बोलते हैं, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो लॉस्ट अपडेट को राइट, डर्टी रीड को राइट रीड और अनरिपीटेड रीड को रीड राइट प्रॉब्लम। ओके, फिर किस तरह की प्रॉब्लम होती है, फैंटम टपल और इनकरेक्ट समरी। तो ये 5-6 तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इनको हैंडल करना जरूरी है जब भी आप कंकरेंट ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, तो सर क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये आ जाएगा राइट रीड प्रॉब्लम का दूसरा नाम क्या है, डर्टी रीड प्रॉब्लम। फिर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, इफ वी ट्राई टू चेंज कंकरेंट पैरेलल शेड्यूल टू सीरियल शेड्यूल। हम क्या कोशिश करेंगे, जो हम अभी पैरेलल ट्रांजेक्शन कर रहे थे ना, T1 T2 T3, T1 का आ गया, फिर T1 के बाद T3 का आ गया, फिर से T1 का आ गया, फिर से T2 का आ गया। कोशिश ये करेंगे कि हम इसको T1 T2 T3 सीरियली में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, सीरियली कर रहे थे,
उससे क्या हो रहा था, हमारा वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। फिर हमने जो नया उपाय लिया वो है कि भाई T1 है, T2 है, T3 है, किसी का भी नंबर अल्टरनेट आ सकता है और बारी बारी मिलेगा। पर इससे क्या हो रहा था, हमारे सिस्टम के अंदर इनकन्सिस्टेंसी अराइज हो रही थी या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कंकरेंसी से रिलेटेड। अब हम करेंगे तो ये कंकरेंट ट्रांजेक्शन नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि इसको सीरियली रूप के अंदर कर सके। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग मेथड्स दिए हैं, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे देखिए क्या मेथड्स है। सीरियलाइजिबिलिटी। सीरियलाइजिबिलिटी का मतलब है कि हम ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये सीरियल के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा हो। तो 2 तरह की है ये, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, व्यू सीरियलाइजिबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी, व्यू सीरियलाइजिबिलिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी के अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस कौन कौन से होंगे। मान लीजिए आपके 2 ट्रांजेक्शन रन हो रहे हैं, TI और TJ। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है, कहाँ आ सकता है। रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए। पहले रीड ऑफ ए ने रीड किया और उसी डाटाबेस के ऊपर T2 ने क्या कर दिया, राइट कर दिया। या राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए, राइट राइट, रीड कॉन्फ्लिक्ट, रीड कॉन्फ्लिक्ट, राइट कॉन्फ्लिक्ट, राइट कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट है, इन्हीं को हम देखने वाले हैं ना। अभी हमने देखा था ना ऊपर भी प्रॉब्लम्स के अंदर, तो इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को हम इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर देखने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं। फिर ध्यान रखना, रीड एक डेटाबेस है, उसके ऊपर भले मल्टीपल यूजर आप रीड करो, कोई इशू नहीं है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। या अगर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किसी डिफरेंट डेटा के ऊपर आ रहा है, तो भी वो क्या है आपके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस। ओके, या नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के दो यहाँ पे आप, है ना। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप वीडियो ख़त्म होने के बाद इसके शाम को 7 बजे के आसपास इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक टेस्ट लिंक मिल जाएगा, उसको आप उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ओके, और अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और बीच बीच में मैं आपके प्रैक्टिकल भी लेके आ रहा हूँ। कहने का मतलब क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, पर जब एक बार हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके बहुत क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैराथन, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि भाई मैंने एक बार तो कोर्स करा दिया, फिर मैं आपके सब्जेक्ट वाइज मैराथन लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज मैराथन, जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, देखिए, टू फाइंड इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और नॉट, वी यूज प्रेसिडेंस ग्राफ। अब आपको पता करना है कि भाई जो शेड्यूल दिया हुआ है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि आपको एक शेड्यूल दिया होगा और आपको पता करना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं। बता रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। यहाँ देखिए शेड्यूल दिया हुआ है T1 और T2। एक्चुअली लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, इसलिए मैं डायरेक्ट नोट्स लेके आया हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बच रहा है, मेरा भी बच रहा है। खैर, मैं तो ये लिख के ही आपके लिए स्कैन करके लेके आ रहा हूँ, है ना। देखिए T1 और T2, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, एक ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद फिर वापस रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए हुआ। फिर T1 के अंदर रीड ऑफ बी, राइट ऑफ बी, रीड ऑफ बी, राइट ऑफ बी। यहाँ ध्यान रखना, 2 डेटाबेस के ऊपर अलग अलग ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है ना। कौन से डेटाबेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे A डेटाबेस है और यहाँ पे B डेटाबेस है, इसका हमेशा ध्यान रखना। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस कौन कौन से हैं। बताइए कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शन कौन कौन से। यहाँ देखो, रीड ऑफ ए, सेम डेटाबेस सेम होना चाहिए, ए है ना, तो आपको दूसरे ट्रांजेक्शन के अंदर भी ए देखना है। रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ है। फिर देखिए राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट है, राइट कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हमने देखा था ना कॉन्फ्लिक्ट को किस प्रकार से हो सकते हैं, तो रीड राइट रीड और राइट। फिर यहाँ देखिए बी डेटाबेस के ऊपर भी है, रीड राइट रीड राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, हम करेंगे एक ग्राफ के थ्रू। ओके, किसके थ्रू सोल्व करेंगे इसे हम, प्रेसिडेंस ग्राफ। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रेसिडेंस ग्राफ, जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन बना देंगे एक T1 और T2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस किस ओर है। तो इसको पता करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप किसी भी रीड के ऊपर जाइए, राइट के ऊपर, सबसे पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वहाँ से कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शन देखिए। तो यहाँ से देखिए रीड से राइट हुआ, सबसे पहले कौन सा हुआ, T1 से T2 की ओर, तो यहाँ पे एरो बना दीजिए।
फिर देखिए राइट से रीड हुआ, वो भी T1 से T2 की ओर, तो फिर वही एरो एक बार ही बनाना है। फिर नेक्स्ट देखिए वो भी आपका क्या है, T1 से T2 की ओर। यहाँ देखोगे भी तो भी क्या है, T1 से T2 की ओर रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, T1 से T2 की ओर राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, T1 से T2 की ओर राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारा एक प्रेसिडेंस ग्राफ निकल के आ गया है। अगर इस प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर आपकी साइकिल बनती है, इसका मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। और अगर साइकिल नहीं बनती है, इसका मतलब जो आपका शेड्यूल है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। ओके, तो एक साइकिल बन रही है नहीं बन रही है, नो साइकिल फॉर्म, हेंस इट इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट। और क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन, अब ये आप बोल रहे होंगे सर ये कैसे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं बता देता हूँ, चाहे इसको ही आप ऐसे बना सकते हो, है ना। तो 1 का मतलब क्या है कि ये T1 ट्रांजेक्शन के अंदर है। सबसे पहले R1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर R2 के बाद, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा जैसे ये T1 है और ये T2 है, T1 है T2 है। R1 का मतलब सबसे पहले रीड ऑफ X परफॉर्म हुआ, फिर R2 का मतलब सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर रीड परफॉर्म हुआ, है ना। W1 का मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर राइट परफॉर्म हुआ। R3 का मतलब एक और शेड्यूल है, एक और ट्रांजेक्शन है T3, उसके अंदर फिर क्या हो गया, आपके रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। और W2 का मतलब सेकंड के अंदर फिर आपके राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। आई बात समझ में। तो आपको हर समय बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। देखिए अब आपको क्या देखना है, डेटाबेस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सारे डेटाबेस सेम है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए रीड का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, राइट होगा। रीड का क्या होगा, राइट कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अब आपको 1 के अंदर नहीं देखना है, वो राइट कॉन्फ्लिक्ट किसके अंदर मिलेगा, या तो 2 में मिलेगा या 3 में मिलेगा, बस वो फाइंड आउट कीजिए। R1 रीड कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, रीड राइट होता है, पर दोनों क्या है, सेम ट्रांजेक्शन के अंदर, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। रीड नहीं होता है, रीड राइट यस। यहाँ पे देखिए रीड राइट है, वो दोनों अलग ट्रांजेक्शन के होता है। इसका मतलब एक एरो बनेगी T1 से T2 की ओर, बना लीजिए T1 से T2 की ओर। फिर देखिए रीड राइट, हाँ रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए ये सेकंड ट्रांजेक्शन में फर्स्ट के अंदर, इसका मतलब सही है। एरो कैसे बनेगी, T2 से T1 की ओर, T2 से T1 के अंदर। जब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक साइकिल बन रही है। जैसे ही साइकिल बन जाए आप आगे करना छोड़ दीजिए, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि साइकिल बन गई, इसका मतलब आपका जो ये शेड्यूल दिया हुआ है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड डेटाबेस सबके सेम है ना। अब रीड का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, राइट। तो 2 की जगह हमें चाहिए 1 या 3, है ना, 3 ट्रांजेक्शन तक है। तो रीड राइट 2 सेम, रीड राइट नॉट कॉन्फ्लिक्ट, रीड नो कॉन्फ्लिक्ट, रीड राइट हाँ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये वाला। तो T2 से T1 की ओर एरो बनाइए, T2 से T1 की ओर ये हमने एरो बना दिया। फिर देखिए राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, 2 और 3, तो 2 से 3 की ओर एरो बनाइए, 2 से 3 की ओर एरो बनाइए। फिर देखिए 3 से 1 रीड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, नहीं। रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हाँ 3 से 1 की ओर, ये क्या हो गया 3 से 1 की ओर। अब देखिए यहाँ पे साइकिल बन रही है क्या, यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही है। ये भले क्लोज ग्रुप जरूर है पर साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब अगर जैसे एक ही एरो इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से, और तीसरी एरो अगर आपके इस तरीके से आती तो फिर ये साइकिल बन जाती। ओके, पर यहाँ पे अभी आपके साइकिल नहीं बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो आपके शेड्यूल दिया वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ओके चलिए नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका व्यू सीरियलाइजेबल। आपको बस ये ध्यान रखना है, व्यू सीरियलाइजेबल के अंदर हम ब्लाइंड राइट्स का उपयोग करते हैं ना, ये मैंने काट दिया पर देख लीजिए। व्यू सीरियलाइजेबल के अंदर हम ब्लाइंड राइट्स का यूज़ करते हैं। अब उसको बताने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए इसलिए, और एग्जाम के अंदर सिर्फ इतना यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है ना। ब्लाइंड राइट्स किसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, व्यू सीरियलाइजेबल के अंदर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए यहाँ पे एक इसको समझने की कोशिश कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल और कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है इफ अ शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देन इट इज आल्सो व्यू सीरियलाइजेबल। अगर एक शेड्यूल आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसका मतलब ये है कि वो व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा।
अगर एक शेड्यूल आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, इसका मतलब ये व्यू सीरियलाइजेबल भी होगा। पर अगर एक शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है, इसका मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियल होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान रखना। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आया हुआ भी है। फिर देखना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल दोनों आपके कंसिस्टेंट होते हैं हमेशा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों आपके क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब शेड्यूल की और कैटेगराइजेशन कर रखा है, जिसके अंदर रिकवरेबल शेड्यूल, कैस्केडेड शेड्यूल, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, रिकवरेबल शेड्यूल, कैस्केडेड शेड्यूल, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। देखिए अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रिकवरेबल शेड्यूल, शेड्यूल रिकवरेबल कब होगा, T1 ट्रांजेक्शन और T2 ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक ही शेड्यूल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, इस शेड्यूल के अंदर दोनों ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ध्यान रखना, T2 क्या कर रहा है, T1 के डेटा का यूज़ कर रहा है, पर जब तक T1 कमिट नहीं कर देता तब तक T2 को कमिट नहीं करना चाहिए। अगर T1 कमिट कर रहा है उसके बाद T2 कमिट कर रहा है, इसका मतलब तो ये है कि जो आपका शेड्यूल है वो क्या है, रिकवरेबल है। क्या है आपका, रिकवरेबल। ध्यान रखना है, रिकवरेबल की कंडीशन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए कैस्केडलेस। कैस्केडलेस के अंदर क्या होगा, T2 को रीड डेटा जब भी करना चाहिए जब T1 क्या कर ले, कमिट कर ले। कैस्केडलेस का मतलब क्या है, T2 डेटा को रीड या कमिट जब भी करेगा जब T1 क्या करेगा, अपने खुद के डेटा को क्या कर देगा, वो कमिट कर देगा। स्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, T2 रीड या राइट तभी करेगा जब T1 क्या कर देगा, कमिट करेगा। ओके, जब T1 कमिट करेगा उसके बाद ये रीड राइट करेगा। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये थोड़ा लिबरल है, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है और सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे रीड राइट कुछ भी कर सकता है ये। ओके, बस कमिट के बाद ही कमिट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये रीड तभी कर पाएगा जब ये कमिट करेगा, यहाँ पे रीड और राइट दोनों जब भी कर पाएगा जब ये कमिट करेगा। इसलिए रिकवरेबल शेड्यूल, फिर कैस्केडलेस शेड्यूल और फिर स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस से हम करेंगे मैराथन क्लासेस जब हम लेंगे, तब एक बार आप ये पढ़ लीजिए, वीडियो अच्छे से देख लीजिए, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फिर जो शेड्यूल है आपके देखिए, सीरियलाइजेबल शेड्यूल है और नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। नॉन सीरियलाइजेबल के अंदर कौन सा आता है आपके, रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल। ध्यान रखना एक चीज़, ये ध्यान रखना, सीरियलाइजेबल शेड्यूल हमेशा रिकवरेबल होंगे, कैस्केडलेस होंगे और आपके स्ट्रिक्ट होंगे। रिकवरेबल होंगे, कैस्केडलेस होंगे और हमेशा स्ट्रिक्ट होंगे। ओके, और नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, रिकवरेबल हो सकते हैं, नॉन रिकवरेबल भी हो सकते हैं। रिकवरेबल शेड्यूल आपके कैस्केडलेस भी हो सकते हैं, नॉन और कैस्केडिंग भी हो सकते हैं। कैस्केडलेस शेड्यूल आपके स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, नॉन स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, स्ट्रिक्ट शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल और रिकवरेबल शेड्यूल। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल होगा वो हमेशा कैस्केडलेस होगा, कैस्केडलेस शेड्यूल होगा हमेशा आपका रिकवरेबल शेड्यूल होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर एक चीज़ और देखिए, अगर एग्जाम के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आता, फाइंड द नंबर ऑफ शेड्यूल पॉसिबल ओवर 3 ट्रांजेक्शन विथ 2, 3, 4 ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली। आपको पूछा है नंबर ऑफ शेड्यूल बताइए अगर आपके 3 ट्रांजेक्शन दिए हुए, जैसे T1, T2 और T3, और इन सब के अंदर ऑपरेशन क्या दिए हुए, 2, 3 और 4, मतलब यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुए, इसके अंदर 3 हुए और इसके अंदर 4 हुए। अब ये किसी भी क्रम में हो सकते हैं। अगर सीरियली लेंगे तो कितने शेड्यूल बनेंगे और कंकरेंट लेंगे तो कितने शेड्यूल बनेंगे। यहाँ देखिए टोटल शेड्यूल कितने पॉसिबल है, हमेशा ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, n+m+n, ठीक है, n मतलब आप इसके कुछ भी ले लीजिए, ABC, A फैक्टोरियल, B फैक्टोरियल, C फैक्टोरियल। यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 का होल फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1260। और अगर यहीं आपको सीरियल शेड्यूल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, कितने आपके ट्रांजेक्शन हो, 3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम चलते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ गया है आपका, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट और भी है, देखिए क्या है, वो है आपके यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। क्या है आपके
प्रोटोकॉल, जी हाँ, क्या है आपके प्रोटोकॉल्स, कंकरेंट प्रोटोकॉल्स। तो आपके देखिए प्रोटोकॉल कौन कौन से है, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, इसके अलावा आपके पास है ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे देखिए, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है, दो तरह के ये मोड यूज करता है, शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक। शेयर्ड लॉक का मतलब है कोई भी डेटाबेस के अंदर रीड ऑपरेशन एक साथ कर सकता है, ठीक है, रीड ऑपरेशन एक साथ कर सकता है। और एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब ये है अगर आपने किसी रिसोर्स के ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक दे दिया है तो सिर्फ जिसको आपने एक्सक्लूसिव लॉक ग्रांट किया है वही उसके ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल से क्या हो रहा था, आपका जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट में हो रहा था, डेडलॉक हो रहा था और सीरियलाइजिबिलिटी में नोट भी गारंटी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। देखिए ये सारी याद करने के लिए, समझने के लिए तो हमें टाइम लगेगा, पर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए। सेकेंड जो आपका फेज लॉकिंग, तो फेज लॉकिंग के अंदर दो फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब ये है, ग्रोइंग फेज के अंदर हमेशा क्या लॉक ऑब्टेन किया जाएगा, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको उन सबको क्या कर दिया, एक बार बोलेंगे भाई आप लॉक ऑब्टेन कर दो, ठीक है, इस तरीके से ताला लगा दिया जाएगा। और श्रिंकिंग फेज का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे ही ट्रांजेक्शन अपना काम खत्म करेंगे वो लॉक क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, लॉक क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर कौन से फेज होते हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। फिर देखिए इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप्स है, कैटेगरीज है, बेसिक टूपीएल, ओके, कंसेप्ट वही रहेगा। बेसिक टूपीएल के अंदर आपके जो स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है, सीरियलाइजिबिलिटी, इसका मतलब यहाँ पे सीरियलाइजिबिलिटी, आपका जो शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल रहेगा पर कैस्केड लेस रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डेडलॉक फ्री नहीं है। नेक्स्ट देखिए स्ट्रिक्ट टूपीएल, इसके अंदर क्या होगा, ऑल एक्सक्लूसिव मोड लॉक। इसके अंदर क्या होंगे जितने भी एक्सक्लूसिव मोड लॉक है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, एक्स से, वो क्या कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे किसको, ट्रांजेक्शन्स को। ओके, अभी हम कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर ये सीरियलाइजेबल होता है, कैस्केडलेस होता है, रिकवरेबल होता है, पर इसमें डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, ये डेडलॉक फ्री नहीं है। नेक्स्ट देखिए रिगोरस टूपीएल, यहाँ पे ऑल लॉक्स मस्ट बी होल्ड। अब यहाँ पे ऑल लॉक्स का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव लॉक भी है और शेयर्ड लॉक भी है। एक्सक्लूसिव लॉक मतलब रीड और राइट, और शेयर्ड मतलब रीड लॉक। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये से आता है कि स्ट्रिक्ट टूपीएल के अंदर कौन से लॉक आप अलाउ करते हो, कौन सा होगा आपका एक्सक्लूसिव। रिगरस के अंदर ऑल लॉक्स, एक्सक्लूसिव प्लस शेयर। तो रिगरस आपका सीरियलाइजेबल है, कैस्केडलेस है, ओके, और रिकवरेबल भी है, पर डेडलॉक फ्री नहीं है, यहाँ भी डेडलॉक एग्जिस्ट करता है। तो बेसिक टूपीएल, स्ट्रिक्ट टूपीएल, रिगरस टूपीएल। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कंजर्वेटिव टूपीएल। ऑल लॉक मस्ट बी हेल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो कंजर्वेटिव टूपीएल के अंदर क्या होगा, टाइम के स्टार्टिंग के अंदर सारे लॉक क्या हो जाएंगे, आपके दे दिए जाएंगे। कैन बी रिलीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बीच में कहीं पे भी आपको आप उन लॉक्स को होल्ड या रिलीज कर सकते हो। नीड नॉट आफ्टर द कमिट ऑपरेशन, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए ये सीरियलाइजेबल है, कैस्केडलेस भी है और रिकवरेबल भी है और डेडलॉक फ्री भी है। ध्यान रखना कंजर्वेटिव टूपीएल के अंदर डेडलॉक नहीं होता है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको मोटे तौर पे पूछा जाए कि भाई लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल डेडलॉक फ्री होता है क्या, नहीं होता है। फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डेडलॉक फ्री होता है क्या, नहीं होता है। तो सर कौन से होते हैं, आगे चल रहे हम देखिए। नेक्स्ट देखिए ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। तो जो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल है आपका डेडलॉक फ्री होता है। क्या होता है, डेडलॉक फ्री। क्या होता है, डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल होता है। कौन सा आपका, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए कौन सा, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, फोर्थ। ये भी आपका क्या होता है, डेडलॉक फ्री। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा डेडलॉक फ्री होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा स्ट्रिक्ट होता है, कौन सा नहीं होता है, कौन सा रिकवरेबल होता है, कौन सा नहीं होता है। इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है सर,
तो आपके जो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल है दो तरह के हैं, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल और थॉमस राइट रूल। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे T1 और T2, क्या है यहाँ पे T1 और T2। इसके अंदर सीधी सी कंसेप्ट ये है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो ट्रांजेक्शन पहले आएगा उसको एक टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 10:01 पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ट्रांजेक्शन T1 का, और 10:02 पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ किसका, ट्रांजेक्शन T2 का। अब क्या हुआ, वापस T1 क्या कर रहा है, एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस केस को क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका रोल बैक हो जाएगा। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये जो शेड्यूल है, ये जो आपका ट्रांजेक्शन है वो एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा T3, और जो रीड ऑपरेशन पहले परफॉर्म हुआ था वापस परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे रीड, और फिर क्या हो जाएगा, ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो सर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ध्यान रखना, जो आपका टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है वो राइट कॉन्फ्लिक्ट अलाउ नहीं करता है। ये रीड रीड और राइट कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों अलाउ नहीं करता है। कौन, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। कहने का मतलब ये है कि पहले ट्रांजेक्शन T2 रीड करे और फिर ट्रांजेक्शन T1 राइट करे, फिर पहले ट्रांजेक्शन T2 राइट करे और ट्रांजेक्शन T1 रीड करे, पहले ट्रांजेक्शन T2 राइट करे और फिर ट्रांजेक्शन T1 रीड करे। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रांजेक्शन पहले स्टार्ट होगा उस वो ही तो पहले रीड और राइट करना चाहिए। यही टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है। तो सर थॉमस राइट रूल क्या है, थॉमस राइट रूल के अंदर थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, लिबरल बनाया गया है। इग्नोरिंग आउटडेटेड राइट्स, ये बोलता है कि अगर ट्रांजेक्शन रीड किया है T1 ने और फिर इसने T2 ने राइट कर लिया है और उसके बाद ट्रांजेक्शन T1 राइट कर रहा है, तो इसको आप रोल बैक मत करो, इस वाले राइट को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। कि भाई जैसे ट्रांजेक्शन T1 ने तो लिख ही लिया है, तो अब T2 ने तो डेटा लिख ही लिया है, तो अब T1 के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। इसलिए थॉमस राइट रूल के अंदर इसको इग्नोर किया जाता है, किसको, राइट को। तो सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा ये बता दीजिए। देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मैं बता दूँ आपको। देखिए टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या अलाउ नहीं है, रीड राइट 2-1, पहले 2 रीड करे फिर 1 राइट करे, राइट रीड पहले 2 राइट करे फिर 1 रीड करे, राइट पहले 2 राइट करे फिर 1 रीड करे। अलाउ क्या है भाई, रीड तो कोई भी कर सकता है, 2 पहले रीड करे और बाद में 1 रीड करे, ये अलाउ है किसके अंदर, टाइम स्टैम्प ऑर्डर प्रोटोकॉल के अंदर। अब देखिए थॉमस राइट रूल के अंदर क्या है, 2 रीड करे और फिर 1 राइट करे, ये अलाउ नहीं है, 2 राइट करे 1 रीड करे, अलाउ नहीं। पर यहाँ जो देखिए एक ही था ना राइट, वो इसके अंदर अलाउ कर दिया गया है, ये वाला है ना, इसको अलाउ कर दिया गया है किसके अंदर, थॉमस राइट रूल के अंदर। तो बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा टाइम स्टैम्प थॉमस राइट रूल के अंदर कौन सा अलाउ है। ओके, समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या हो गया, हमारा प्रोटोकॉल्स ख़त्म हो चुका है। जो ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स थे उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है, बिल्कुल इनको याद कर लेना, रट लेना। यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ट्रांजेक्शन से कम 3-4 क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारे DBMS का, वो है फाइल स्ट्रक्चर। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं। फाइल स्ट्रक्चर के अंदर देखिए सबसे पहले आपका डेटाबेस का रिकॉर्ड, डेटाबेस के अंदर क्या होगा, आपकी फाइल्स के अंदर क्या होगी, पेज या ब्लॉक, और पेज या ब्लॉक किसका कलेक्शन होगा, रिकॉर्ड्स का, और रिकॉर्ड्स किसका कलेक्शन होगा, फील्ड्स का। तो इस सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया भी हुआ कई बार कि फाइल्स कलेक्शन है ब्लॉक का, ब्लॉक कलेक्शन है रिकॉर्ड्स का, और रिकॉर्ड कलेक्शन है आपका फील्ड्स का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपके रिकॉर्ड है वो डेटाबेस के अंदर किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। क्या उसको कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर स्टोर करते हैं, या उसको लिंक्ड एलोकेशन के अंदर करते हैं, या इंडेक्स एलोकेशन के अंदर करते हैं। तो जो फाइल स्ट्रक्चर है उसको 3 तरीके से आपका डिफाइन किया गया है। फर्स्ट आपका कंटीन्यूअस एलोकेशन, मतलब कुछ फाइल है 1, 2 और 3 है ना, फाइल का नाम है A, B और C, इनको क्या किया है, सीक्वेंसली रख दिया गया है।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस एलोकेशन। अब हम जो कभी भी एक्सेस करते हैं ना, तो इसको रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको बी पे जाना है तो डायरेक्ट आप बी के ऊपर जंप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड एलोकेशन का मतलब है 1 by 1। सबसे पहले ए आपने यहाँ रखी, अब जरूर नहीं कि ये कंटिन्यूस के अंदर हो, आपने उसके बाद बी यहाँ रख ली, सी यहाँ रख लिया, डी यहाँ रख लिया। तो डेटा सेम सीक्वेंस के अंदर होना डेटा उसके अंदर जरूर नहीं है। अब इससे क्या हो गया, जब कभी भी आपको फाइल एक्सेस करनी होगी, मान लीजिए सी को एक्सेस करनी है, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ए के पास जाना पड़ेगा, ए से फिर बी और बी से सी। इसका मतलब इसका जो एक्सेस है वो कैसा हो गया, आपका सीक्वेंशियल एक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट देखिए कौन सा एक्सेस है, इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक जो हमारा ब्लॉक है उसको पूरा इंडेक्स के लिए अलाउ कर देते हैं, और जो भी डेटा है उनको पॉइंटर दे देते हैं। कहने का मतलब जैसे ए फाइल यहाँ पड़ी हुई है, बी यहाँ पड़ी है, सी यहाँ, डी यहाँ पड़ी, तो हम क्या कहेंगे, जब भी आपको इन फाइलों में से किसी के पास जाने की ज़रूरत है तो आप इस वाले पॉइंटर के पास आएंगे, ब्लॉक के पास, और यहाँ से देख लेंगे कि भाई बी कहाँ पड़ी, तो डायरेक्ट बी पे जंप कर लेंगे। ये उसी तरीके से है जैसे आपकी जो किताब होती है ना, उसका जो फर्स्ट पेज के अंदर क्या होता है, आपकी इंडेक्स अनुक्रमणिका, वहाँ पे सब लिखा हुआ होता है कौन सा टॉपिक किस जगह है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से देखते हैं और उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जंप कर देते हैं। तो ये 3 तरीके से डिफाइन कर रखा है आपके फाइल स्ट्रक्चर को। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चले अब फटाफट से। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। आपके रिकॉर्ड्स किस किस तरीके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक है आपका स्पान ऑर्गेनाइजेशन, एक है अनस्पान। बता देता हूँ सीधा, मतलब स्पान मतलब तोड़ के, ठीक है। मान लीजिए ये बिस्किट है और एक ये डिब्बा है, एक ये डिब्बा है, एक ये डिब्बा है। ये डिब्बा क्या हो गया, फुल हो गया, पर बिस्किट आधा बिस्किट इसके अंदर बच गया है, तो उस आधे बिस्किट को हमने इस नेक्स्ट वाले डिब्बे के अंदर रख दिया। अनस्पान के अंदर क्या होगा, ये डिब्बा है, इसके अंदर 5 बिस्किट आ सकते हैं, ठीक है। 5.5 बिस्किट मतलब 5 बिस्किट आ सकते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 4 बिस्किट ही रख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगले वाले 4 रख रहे हैं। मतलब बिस्किट को हम तोड़ के इसके अंदर नहीं रख सकते हैं। सेम कैसे कि रिकॉर्ड को आप तोड़ के अगर आप ये लेके जाते हो तो उसको स्पान ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और आप तोड़ के आगे नहीं ले जाते हो तो उसको अनस्पान ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ इंडेक्सिंग देखिए, इंडेक्सिंग अभी हमने देखी थी ना कि ये फाइल को हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। 2 तरह की इंडेक्सिंग है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। क्या है, सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। सिंगल लेवल इंडेक्सिंग के पार्ट है प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टरिंग इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, और मल्टी लेवल के क्या है, बी ट्री और बी प्लस ट्री। तो इनके अंदर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब ये जो है इसको आप याद कर लीजिए ना, हर समय एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड ऑन द फील्ड विच आर ऑफ। क्लस्टरिंग इंडेक्स जो होता है वो किन फील्ड के ऊपर आपके डिफाइन किया जाता है। क्या है क्लस्टरिंग इंडेक्स, तो यहाँ देखिए इसको आप याद कर लीजिए, प्राइमरी, क्लस्टर, सेकेंडरी, सेकेंडरी इंडेक्स है, प्राइमरी इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स। फिर लेफ्ट साइड में याद कर लीजिए ऑर्डर्ड फाइल और अनऑर्डर्ड फाइल, और यहाँ याद कर लीजिए आप की फाइल और नॉन की फाइल। अब जैसा क्वेश्चन पूछेंगे आप आराम से बता सकते हैं। फिर ये भी याद कर लीजिए स्पार्स, स्पार्स, डेंस, डेंस। आपको पूछा है क्लस्टरिंग इंडेक्स के बारे में। क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या है, यहाँ देखिए। अब क्लस्टरिंग इंडेक्स के अंदर किस तरह का अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड फाइल है और नॉन की है। भाई ये कैसे आएगा, एक तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तभी मिलेगा क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो ये ऑर्डर्ड फाइल और नॉन की का यूज़ करता है। तो आपको यही पूछा गया है, कॉम्बिनेशन देखिए नॉन की और ऑर्डर, ये आंसर हो जाएगा। नॉन की प्लस नॉन ऑर्डर, नॉन की प्लस नॉन ऑर्डर, अनऑर्डर बोलो नॉन ऑर्डर, एक ही बात है ना। तो ये कौन सा क्लस्टर होगा आपका, सेकेंडरी। ये कौन सा होगा, सेकेंडरी। की प्लस ऑर्डर, की प्लस ऑर्डर, ये होगा आपका प्राइमरी। ओके, की प्लस नॉन ऑर्डर, ये की है, और ये आपका नॉन ऑर्डर, ये भी क्या होगा आपका सेकेंडरी। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको स्पार्स के बारे में पूछ सकते थे, डेंस के बारे में भी पूछ सकते थे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम, मल्टी लेवल इंडेक्सिंग।
मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये ध्यान रखिए। नोड पॉइंटर और ब्लॉक पॉइंटर, नोड पॉइंटर और ब्लॉक पॉइंटर, जो भी नेक्स्ट जो नोड होगा, जैसे ये आपका नोड है और ये नोड है, इसको मैं अगर यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया आपका नोड पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर। फिर देखिए रिकॉर्ड पॉइंटर और डेटा पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर डेटा पॉइंटर का मतलब यहाँ पे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है और आप किसी रिकॉर्ड को अगर आप बता रहे हो अंदर वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिकॉर्ड पॉइंटर या डेटा पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर पॉइंट्स टू द रिकॉर्ड वी आर सर्चिंग फॉर। ओके, और एक और उनके साथ क्या होती है, की होती है, की। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी ट्री, मतलब बी ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। बी ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ये आपका नोड है उसके अंदर एक तो ब्लॉक पॉइंटर होता है, फिर की होता है, डेटा होता है और वापस ब्लॉक पॉइंटर होता है। क्या होता है, ब्लॉक पॉइंटर, की, डेटा और ब्लॉक पॉइंटर। तो ये होती की, और डेटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रिकॉर्ड पॉइंटर से। ठीक है, और ये क्या बताता है आपका नेक्स्ट चाइल्ड। ब्लॉक पॉइंटर क्या बताता है, नेक्स्ट इसका जो भी चाइल्ड होता है उसके बारे में बताता है। ये वाला ब्लॉक पॉइंटर क्या बताता है आपका, नेक्स्ट इसका जो चाइल्ड होगा उसके बारे में बताएगा। इसके अंदर फिर से वही प्रोसेस, की पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर, फिर से इसके नेक्स्ट चाइल्ड निकलेंगे। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए इसका अरेंजमेंट देखिए एक बार, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसका अरेंजमेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे, सुनते रहिए आप, है ना। अरेंजमेंट देखिए किस तरीके से। ये आपका ब्लॉक पॉइंटर, फिर की पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, की पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, की पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर। यहाँ अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके ब्लॉक पॉइंटर कितने, 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्डर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो इस केस के अंदर पी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 4, और पी क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर ऑफ ट्री मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन पॉसिबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव, एक नोड के पास मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर आपको पूछा ऐसे दिया जाता है कि भाई जो आपके ब्लॉक है उसके जो पी है उसकी वैल्यू क्या है, 4। अब इस 4 से आप क्या समझेंगे, 4 पी बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे, ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो किसी ब्लॉक का ऑर्डर अगर दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके चिल्ड्रन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे आप, कंसिडर अ बी ट्री विथ की साइज 10 बाइट्स। आपको एक बी ट्री दिया हुआ है जिसके की साइज दी हुई है आपको 10 बाइट्स, ब्लॉक साइज दी हुई है 512 बाइट, डेटा पॉइंटर दिया हुआ 8 बाइट एंड ब्लॉक पॉइंटर दिया हुआ 5 बाइट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ट्री। आपको क्या निकालना है, ट्री का ऑर्डर निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकालना है कि उस ट्री के एक नोड के पास कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बस ये अरेंजमेंट देखिए, ये डायग्राम आप से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर चाइल्ड को बताएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, की और रिकॉर्ड पॉइंटर, वापस ब्लॉक पॉइंटर, की और रिकॉर्ड पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, इस तरीके से चलता रहेगा। के एन पॉइंटर, है ना, की पॉइंटर, ये रिकॉर्ड पॉइंटर और आपका ब्लॉक पॉइंटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, एन की टर्म्स में बना रहे हैं। और ये पूरी क्या होगी आपकी साइज ऑफ ब्लॉक, क्या होगी साइज ऑफ ब्लॉक। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, देखिए 512। एक एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 512। फिर देखिए की साइज़ क्या दे रखी है आपको 10 बाइट्स, मतलब ये वैल्यू किसकी, के की। आपको डेटा पॉइंटर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8 बाइट, इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है किसकी, रिकॉर्ड पॉइंटर की। और आपको ब्लॉक पॉइंटर कितनी दे रखा है आपको 5 बाइट, इसका मतलब आपको ये जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है आपकी, ब्लॉक पॉइंटर की। किसकी दे रखी है आपकी, ब्लॉक पॉइंटर की, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉक पॉइंटर को क्या ले लिया, एन ले लिया। ठीक है, एन ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे ना, प्लस और आपके की और रिकॉर्ड पॉइंटर, देखिए इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब नंबर ऑफ की पॉइंटर और नंबर ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर हमेशा सेम रहेंगे। और ये हमेशा क्या रहेंगे, आपके चाइल्ड से एक कम रहेंगे। क्या कम रहेंगे, तो मैंने क्या कर दिया,
चाइल्ड अगर n है तो की पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर कितने होंगे n-1, और इन दोनों को प्लस करके लिख लिया k प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर लेस देन इक्वल टू ब्लॉक की साइज कितनी दी हुई है आपकी 512। आई बात समझ में? मैं ये कह रहा हूँ कि मान ली यहाँ पे ये की दे रखा है और ये रिकॉर्ड पॉइंटर दे रखा है, तो इसके ब्लॉक पॉइंटर कितने हो सकते हैं, 1 और 2, तो चाइल्ड कितने हैं इसके 2, इसका मतलब की क्या होगी हमेशा 2-1 दैट इज 1, एक हमेशा कम होगी। तो ये मैं बोल रहा हूँ n है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी n-1, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई की है बस। अब इसके अंदर वैल्यू रख लीजिए आप ब्लॉक पॉइंटर की, देखिए कहाँ पे है ये रही ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू n*5 प्लस n-1 10 प्लस 8, की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 और रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8। सोल्व कीजिए तो ये आएगा 23 पॉइंट समथिंग, तो लेस देन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा आपका 23। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो आपके ये रिकॉर्ड दिया हुआ है ना ब्लॉक नोड, इसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 23 चिल्ड्रन हो सकते हैं। किस ट्री के अंदर, बी ट्री के अंदर। बी ट्री के अंदर ध्यान रखना चाहे लीफ नोड हो या नॉन लीफ नोड हो, हमेशा जो की रिकॉर्ड और ब्लॉक पॉइंट रहता है उनका जो अरेंजमेंट है वो सेम रहता है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आपके बी प्लस ट्री, क्या पढ़ने वाले हैं, बी प्लस ट्री पढ़ने वाले हैं। नॉन लीफ नोड और लीफ नोड इन दोनों का अरेंजमेंट क्या होता है, अलग होता है, ध्यान रखना। बी प्लस ट्री के अंदर नॉन लीफ नोड के अंदर रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है। क्या सर, बी प्लस ट्री के अंदर नॉन लीफ के अंदर रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है जी, ओके। तो सर कहाँ होता है, वो सिर्फ होता है आपके लीफ नोड के अंदर। कहाँ होता है, लीफ नोड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका नॉन लीफ नोड का इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा, ये ब्लॉक पॉइंटर की ब्लॉक पॉइंटर की ब्लॉक पॉइंटर की, और लीफ नोड का क्या हो जाएगा, लीफ नोड सबसे लास्ट में होंगे तो यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर नहीं होगा, वो होगा सबसे लास्ट में। तो की रिकॉर्ड पॉइंटर और एक ब्लॉक पॉइंटर होगा हमेशा एक आपके नोड के अंदर। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन से करते समझ में आएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है सर्च की फील्ड इज 9 बाइट, आपको 9 बाइट दिया हुआ है, किसकी वैल्यू, आपको के की वैल्यू। ब्लॉक साइज इज 512 बाइट, आपको ब्लॉक की साइज दे रखी है 512 बाइट। रिकॉर्ड पॉइंटर वैल्यू इज 7 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर की वैल्यू आपको 7 बाइट दे रखी है। और ब्लॉक पॉइंट यहाँ पे आपको ब्लॉक की साइज दे रखी है ना, और यहाँ आपको क्या दे रखा है, ब्लॉक पॉइंटर, ये हो गया आपका ब्लॉक पॉइंटर। कितनी वैल्यू दे रखी है, 6 बाइट। अब आपको क्या निकालना है, वापस ऑर्डर निकालना है, पर ध्यान रखना है आपको नॉन लीफ नोड और लीफ नोड दोनों का ऑर्डर निकालना है। तो दोनों के अंदर अलग अलग केस बनेंगे, देखिए करने की कोशिश करते हैं। इसको यहीं रहने दो एक बार, नॉन लीफ नोड बोल दो या इंटरनल नोड बोल दो। तो मैंने क्या बोला, नॉन लीफ नोड के अंदर आपके कभी भी रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं रहता है, तो इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। ब्लॉक पॉइंटर की ब्लॉक पॉइंटर की ब्लॉक पॉइंटर की कितने हो जाएंगे, की कितनी हो जाएगी आपकी n-1 और n ब्लॉक पॉइंटर हो जाएंगे, ठीक है ना। भाई ये चाइल्ड है, ये की है, ये चाइल्ड है, ये की है, ये चाइल्ड है। अब आप बताओ ये अगर n है तो की कितनी हो गई n-1, ये n है तो की कितनी हो गई n-1, वही तो लिखा है मैंने। ब्लॉक पॉइंटर को क्या लिखा है n, और n-1 क्या हो जाएगी आपकी की, लेस देन इक्वल टू क्या होगा 512। बस अगर आपने ये कंडीशन बना दी, हर समय यही बनेगी है ना, इसको भले आप चाहे याद कर लो, ओके। लेस देन इक्वल टू 512, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 34 पॉइंट समथिंग आएगा और आंसर क्या आएगा 34। इसका मतलब नॉन लीफ नोड के अंदर 34 आपके चाइल्ड बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि सर लीफ नोड के अंदर कितने बन रहे हैं। तो देखिए लीफ नोड के अंदर क्या रहेगा, आपका एक ही ब्लॉक पॉइंटर रहता है, वो सबसे लास्ट में रहता है ना। आपके जो ब्लॉक होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं लीफ नोड के अंदर, यहाँ से इस तरीके से। इसके अंदर आपके सीक्वेंशियल एक्सेस भी होता है, लीनियर एक्सेस, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, k प्लस पी आर, इनको हमने क्या रख दिया, m रख दिया है ना, इनकी वैल्यू n रख दो, m रख दो, एक ही बार है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी n या m प्लस एक ब्लॉक पॉइंटर रख दिया, लेस देन इक्वल टू 512। वैल्यू पुट कर दीजिए, m इंटू 9 प्लस 7 प्लस 6, वैल्यू क्या आ जाएगी 31 पॉइंट समथिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा 31। तो आप देखिए नॉन लीफ नोड के अंदर आंसर है 34 और लीफ नोड के अंदर है 31, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपकी यूजीसी नेट के अंदर
इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बाकी मैराथन जब हम करेंगे ना तो बहुत क्वेश्चन करने वाले है ना। तो DBMS आपकी ओवर हो चुकी है, बाकी जो कुछ नो एसक्यूएल का जो पार्ट बच चुका है वो भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है ना, कोई भी हम स्किप नहीं करेंगे। अब कल हम कौन सा टॉपिक चालू करना है मैं आपको देने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हम क्या चालू करने वाले हैं, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।